हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही है और कंज्यूमर थ्योरी की आज हमारे पास क्लास नंबर 4 है, जिसका टॉपिक हमारे पास रहने वाला है द इंडिफरेंस कर्व एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। राइट, उसके साथ में हम उसके स्लोप को भी देख लेंगे। राइट, तो बच्चों अब देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय कंज्यूमिंग द टू गुड्स। ठीक है, और अब जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आता है, इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट क्या करता है, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व ये आता है, हमारे पास ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये IC कर्व बन गया। ठीक है, तो इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर हमारी यूटिलिटी का लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को डिस्कस किया था। क्या किया था, टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को। वहां पर हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व के लिए स्पेस आया था, ये क्या था, पूरा का पूरा कंजप्शन सेट था, यही था ना। ये x1 है, ये हमारे पास x2 है। राइट, अब इस पूरे के पूरे कंजप्शन सेट को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, इस तरीके से किया था। यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x1 0 रहती थी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 = 0 रहती थी। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज लेस देन 0 और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो पार्ट आता था, पहला पार्ट वाला, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या आता था, इकोनॉमिक गुड रीजन आता था, क्योंकि इस वाले रीजन के अंदर एक कंज्यूमर दोनों गुड्स की, दोनों कमोडिटीज की गुड यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यानी कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पोर्शन में क्या है, एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, इकोनॉमिक गुड रीजन को कंज्यूम कर रहा है ना। यहाँ पर दोनों ही गुड्स, दोनों ही कमोडिटीज कैसी हैं, उसके लिए गुड है। राइट बच्चों, क्योंकि दोनों गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या है, पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है हमेशा कि वो जो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है वो कैसी हो, गुड होनी चाहिए। राइट, तो अगर एक कंज्यूमर यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन में ड्राइव करेगा तो उसके इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनेंगे और इंडिफरेंस कर्व और लास्ट हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व बनेगा बच्चों उसके पास ये वाला, दैट इज ये दिख रहा है ना, IC स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट IC है। ठीक है, इस लेवल ऑफ IC के ऊपर उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी बच्चों। यहाँ पर उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी और इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, सैटिएशन पॉइंट कहते थे या फिर ब्लिस पॉइंट कहते थे। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, ये ब्लिस पॉइंट आ गया। राइट, ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ कंक्लूजन क्या निकल कर आया है कि एक रैशनल पर्सन के लिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है या फिर कॉन्केव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कॉन्केव की बात करें, क्योंकि ये IC हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉन्वेक्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लीनियर ICs भी बन सकते हैं। अगर हम कॉन्केव की बात करें तो बच्चों देखो, ये वाला IC देखो हमारे पास कैसा है, कॉन्केव है ना और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्केव भी है। दिख रहे हैं ना बच्चों, ये वाले जो ICs हैं वो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और कॉन्केव भी है। राइट, अब इस वाले पोर्शन के अंदर ये हमारे पास इकोनॉमिक बैड बन चुकी है और ये भी इकोनॉमिक बैड बन चुकी है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास गुड कैसी है बच्चों, इकोनॉमिक बैड है, ये इकोनॉमिक बैड रीजन है। तो इस वाले पोर्शन में कंज्यूमर क्या कर रहा है, दोनों गुड्स की बैड कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा बच्चों रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इस शेप को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे चलकर हमारे पास एक प्रेफरेंस आने वाली है, दैट इज कॉन्केव प्रेफरेंस। ठीक है, वहां पर हमारे पास ये वाला IC, इस वाले IC की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी डिस्कस। ठीक है, तो बच्चों एक रैशनल कंज्यूमर के लिए जो IC रहने वाला है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर हमारे पास 3 शेप्स आएंगी। एक आएगी कॉन्वेक्स, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, एक आएगी कॉन्केव, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, एक आएगी लीनियर, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये लीनियर IC हो गया। राइट बच्चों, ये तीनों शेप समझ आ रही हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और लीनियर IC। राइट बच्चों, तीनों ICs ही हैं, बस तीनों की शेप अलग है और तीनों के तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
ठीक है, और एक रैशनल कंज्यूमर का जो आईसी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों, राइट। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में भी तीन शेप्स हो सकती हैं, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, या फिर लीनियर हो सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबको पता है क्या होती है? MRS। सबको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? बच्चों पता होना चाहिए, क्योंकि तुम 12th में भी पढ़कर आए हो और फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आए हो। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं पता तो बच्चों कितनी शर्म की बात है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हम x1 की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और x2 की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे। अब पॉइंट बी के ऊपर हम x2 की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे और गुड 2 की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर हमें गुड x1 की 1 यूनिट को बढ़ाना है तो हमें x2 की कितनी यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। x1 की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए x2 की कितनी यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा हमें? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताएगी, राइट बच्चों। अब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रही है, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जा रही है, और जब किसी एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं? उस कर्व की स्लोप निकाल रहे होते हैं, राइट। क्योंकि स्लोप हम किसी एक सिंगल पॉइंट पर नहीं निकाल सकते, राइट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं? स्लोप ऑफ द आईसी कर्व निकाल रहे हैं, राइट बच्चों। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, देख लो यहाँ पर, देख लो चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, that marginal rate of substitution is equals to change in x2 upon change in x1। ये आ गई, और इससे हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। क्या है ये? स्लोप ऑफ आईसी कर्व। समझ आया बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि शो करो, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वैसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि कई बार जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ जाता है बच्चों कि ये बताओ कि जो हमारे पास स्लोप है यानी कि चेंज इन x2 है अपॉन चेंज इन x1 है, वो क्या होती है बच्चों? वो हमारे पास दोनों गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होती है। क्या होती है? हमारी दोनों गुड्स, जो हम 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होती है क्या हमारे पास? स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व विच इज इक्वल टू चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, राइट बच्चों। चलो अब इसको थोड़ा सा शो करते हैं एक बारी, फिर उसके बाद हम तीनों आईसीज को देखेंगे डिटेल में, राइट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x1 किसके बराबर होगी? टोटल चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू x1 की निकाल रहे हैं, चेंज इन x1, राइट। समझ आ रहा है बच्चों? वी आर कीपिंग x2 इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं हम, तो आएगी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इनटू चेंज इन x1 इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमने चेंज इन x1 किया तो यहां पर हमने x1 की क्वांटिटी को बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? x1 की क्वांटिटी को बढ़ाया। तो जब हम x1 की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे x2 को कांस्टेंट रखते हुए, तो टोटल यूटिलिटी क्या बढ़ जाएगी? क्या बढ़ जाएगी हमारी? इंक्रीज कर जाएगी। तो उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा बच्चों। कैसा चेंज आएगा? पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। अगर हम x2 की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 क्या होती है हमारे पास? दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन x2 वेयर कीपिंग x1 इज कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? तो यहां से अगर हम इसको निकालें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इनटू में चेंज इन x2 आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे चेंज इन x2 इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर जब हमने x1 की क्वांटिटी को बढ़ाया था तो हमारी यूटिलिटी में पॉजिटिव चेंज आया था, वहीं दूसरी तरफ हमने क्या किया है? x2 की क्वांटिटी को डिक्रीज किया है, तो टोटल यूटिलिटी में कैसा आएगा? नेगेटिव चेंज आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x1 कांस्टेंट है, राइट। समझ आया? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बाय एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इंटू चेंज इन x1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इंटू चेंज इन x2, ये तो कैंसिल आउट होके बच गया 0 हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों इस वाली टर्म को उधर लेके चले जाएं तो ये बचेगा हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इंटू चेंज इन x2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इंटू चेंज इन x1। ठीक है, चेंज इन x1 इधर लेके आ जाते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 उधर लेके चले जाते हैं, तो चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 अपॉन में ये नीचे आ जाएगी, ये वाली ये नीचे आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव साइन पहले से था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। समझ आया बच्चों? देखो स्लोप थी हमारे पास चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, ये आ गई, और चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 किसके बराबर आया? नेगेटिव ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। ठीक है बच्चों, तो ये मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होता है क्या हमारे पास? स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो नेगेटिव साइन आया, ये नेगेटिव साइन क्या है बच्चों नेगेटिव साइन इज नथिंग बट जस्ट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गुड x1 एंड x2। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बता रहा है x1 के बीच में और x2 के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, अब देखो ना बच्चों, अगर कर्व हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है तो x1 और x2 में तो नेगेटिव रिलेशन होगा, तो ये नेगेटिव साइन जो है ना बस सिर्फ नेगेटिव रिलेशन बता रहा है x1 और x2 के अंदर। ठीक है, इतना समझ आया? तो हम अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें पता है क्या होती है। चलो बच्चों चलते हैं अपनी पहली शेप यानी कि कॉन्वेक्स शेप के ऊपर। ठीक है, आईसी कैसा होगा? आईसी कैसा होगा हमारे पास? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। राइट बच्चों, ये x1 है, ये x2 है, ये हमारे पास आईसी बन गया, दैट इज IC1। लेट कर लो IC1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमारे पास कोई आईसी जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स होता है, तो वहां पर दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली क्या करती हैं बच्चों? एग्जिस्ट करती हैं, और वो दो कंडीशंस होती हैं। पहली होती है हमारे पास, देखो कॉन्वेक्स आईसी है हमारे पास, दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन होगी डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है, और दूसरी कंडीशन आएगी हमारे पास एवरेज पॉइंट प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एवरेज पॉइंट प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन होगी डिमिनिशिंग एमआरएस और दूसरी कंडीशन होगी एवरेज पॉइंट प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स। राइट बच्चों, अब देखो दोनों कंडीशंस किस तरीके से काम करती हैं। पहली है डिमिनिशिंग एमआरएस। अब जो एमआरएस होती थी वो हमारे पास क्या है? चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, यही थी, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ MUX1 अपॉन में MUX2। तो बच्चों ये जो नेगेटिव साइन है ये डिमिनिशिंग एमआरएस को नहीं बता रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है ना ये हमारे पास क्या बता रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को बता रहा है कि x1 और x2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो हमारे एमआरएस है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिमिनिशिंग भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। राइट, तो इस वाले केस यानी कि कॉन्वेक्स केस के अंदर हमारे पास जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है। अब ये डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब क्या होता है? हमारे पास ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये जो कर्व बना है हमारे पास आईसी कर्व। राइट बच्चों, देखो इस पॉइंट के ऊपर देखो, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C। ठीक है, अगर इस पॉइंट A से मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी। अगर पॉइंट B से बनाऊं तो अब देखो ये टेंजेंट थी ये थोड़ी फ्लैट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप बनी थी, यहाँ थोड़ी फ्लैट हो चुकी है। अगर मैं पॉइंट C से एक टेंजेंट बनाऊं तो ये देखो बहुत ज्यादा फ्लैट हो चुकी है। तो देखो जैसे जैसे हम x1 की क्वांटिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं जो स्लोप है वो क्या कर रही है? डिक्रीज होती जा रही है। राइट, यहाँ पर जब हमारे पास जो टेंजेंट बनी है बहुत ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब क्या है कि हमारी स्लोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस वाले में हमारी स्लोप थोड़ी कम हो चुकी है, यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। तो
इसका मतलब हमारी जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, वो कैसी है, डिमिनिशिंग कर रही है, राइट। कि अगर इस पॉइंट के ऊपर हम इस पॉइंट के ऊपर x1 की एक छोटी सी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास चेंज x2 का जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। अगर वहीं इस पॉइंट के ऊपर हम छोटी सी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, एक पॉइंट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें x1 की, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो कम आएगा, ठीक है, x2 का चेंज कम आएगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक पॉइंट बढ़ाना चाहें तो यहाँ देखो कितना ज्यादा बढ़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चेंज आया, ठीक है। तो स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हमने टेंजेंट करी तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट बन रही है उसकी स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जिसका मतलब होता है डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। बच्चों नेगेटिव साइन डिमिनिशिंग एमआरएस को नहीं बता रहा मैं, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 के रिलेशन को बताता है, ठीक है। क्या बताता है, x1 और x2 के रिलेशन को। डिमिनिशिंग एमआरएस कौन बता रहा है बच्चों, इसकी स्लोप बता रही है, ठीक है। पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा थी पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी पर थोड़ी कम हुई और फिर पॉइंट सी पे बहुत ज्यादा कम हो गई, तो इसकी स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दैट इज द डिमिनिशिंग एमआरएस। समझ आया बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एवरेज पॉइंट इज प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आईसी बना x1 x2, ठीक है। ये हमने कॉन्वेक्स आईसी बना दिया, ये हमारे पास आईसी आ गया। अब इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं बच्चों, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर हम x1 की 1 यूनिट और x2 की 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, और इस वाले पॉइंट के ऊपर हम x1 की 100 यूनिट्स और x2 की सिर्फ 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, राइट बच्चों। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। अब हमें एवरेज पॉइंट चाहिए। एवरेज पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दें, ठीक है। तो एवरेज पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के मिड में आएगा कहीं ना कहीं। सपोज करो कि एवरेज पॉइंट हमारा यहाँ आया, ठीक है। अब देखो इस एवरेज पॉइंट से, अब ये एवरेज पॉइंट तो इस आईसी के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो इस एवरेज पॉइंट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया आईसी बनाना पड़ेगा। हमने इसको क्रॉस करते हुए एक आईसी बना दिया नया वाला, दैट आईसी नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर हायर आईसी पास कर रहा है, और हायर आईसी हमें क्या बताता है, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी बताता है, ठीक है। तो हायर आईसी के ऊपर हमारी यूटिलिटी बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और एक रैशनल कंज्यूमर किसे प्रेफर करता है, हायर यूटिलिटी को प्रेफर करता है, तो वो किस पॉइंट को प्रेफर करेगा, एवरेज पॉइंट को प्रेफर करेगा। ये जो पॉइंट आया हमारे पास कौन सा आया, 50.5 एंड 50.5। समझ आया बच्चों। एवरेज पॉइंट प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट। किस तरीके से एक कंज्यूमर क्या करता है, एवरेज पॉइंट को प्रेफर करता है ओवर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स उसे क्या करते हैं, लेस लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये जो एवरेज पॉइंट है ये हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ आया, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारे पास कॉन्वेक्स आईसी। क्या होता है, कॉन्वेक्स आईसी। उसकी दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, पहली है डिमिनिशिंग एमआरएस, दूसरी है एवरेज पॉइंट्स आर प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। हर एवरेज पॉइंट जो होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट से ज्यादा प्रेफर किया जाएगा एक कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि एवरेज पॉइंट क्या करता है, एक कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एक्सट्रीम पॉइंट। अब दूसरी शेप डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉनकेव शेप, ठीक है। तो सेकेंड कॉनकेव आईसी, राइट बच्चों। कॉनकेव आईसी किस तरीके से बनेगा, ये x1 है, ये x2 है। आईसी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना है, बट शेप कैसी होगी, कॉनकेव होगी। बन गया आईसी, राइट बच्चों। अब ये जो कॉनकेव आईसी होता है बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास दो कंडीशंस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कॉनकेव आईसी के केस में भी दो कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी। पहली कंडीशन होगी हमारे पास इंक्रीजिंग एमआरएस, और दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स प्रेफर ओवर एवरेज पॉइंट। कौन सा, एक्सट्रीम पॉइंट प्रेफर ओवर एवरेज पॉइंट। समझ आया बच्चों। अब देखो दोनों किस तरीके से काम करेंगे। पहला है इंक्रीजिंग एमआरएस। कॉन्वेक्स के केस में डिक्रीजिंग एमआरएस था बच्चों,
सारी चीजों में कंफ्यूज मत होना, प्लीज थोड़ा आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले केस में डिमिनिशिंग था, ठीक है। अब हमारे पास इंक्रीजिंग एमआरएस है। देखो जब हमने कॉन्वेक्स आईसी बनाया था तो यहाँ पर हमारे पास स्टीपर टेंजेंट थी, फिर थोड़ी फ्लैटर बनी, फिर थोड़ी फ्लैटर बनी, फ्लैट होते होते वो फ्लैट हो गई, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप क्या कर रहा था, पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम होते होते कहाँ चला गया, बिल्कुल कम हो गया। अब इस वाले केस के अंदर देखो बच्चों, अगर हम ये पॉइंट्स लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और एक पॉइंट डी, ठीक है बच्चों। अब देखो इससे एक टेंजेंट पास करेगी, देखो फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट है। तो यहां पर हमारी क्या है, स्लोप बहुत ज्यादा कम है, यानी कि एमआरएस कम है। इससे अगर टेंजेंट पास करेगी तो स्टीप हो गई, अगर इससे एक टेंजेंट पास करेगी तो थोड़ी और स्टीप हो गई, राइट। अगर डी से स्टीप करेगी तो पूरी की पूरी वर्टिकली हो गई, राइट बच्चों। तो क्या कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर हमारी स्लोप कम थी, यहाँ थोड़ी बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी। तो अगर स्लोप बढ़ रही है तो एमआरएस भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो स्लोप यहाँ, एमआरएस यहाँ कम थी, फिर थोड़ी इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी इंक्रीज होगी और यहाँ फिर और इंक्रीज हो गई। तो ये कैसी एमआरएस है बच्चों, इंक्रीजिंग एमआरएस है, राइट क्योंकि जब हम ये इस वाले पॉइंट के ऊपर थे तो इससे इस पे हमने चेंज किया, तो यहाँ पर x2 में बहुत कम चेंज आया, फिर यहाँ से एक पॉइंट चेंज किया तो यहाँ से x2 में थोड़ा ज़्यादा चेंज आया, फिर यहाँ से चेंज करेंगे तो x2 में और ज़्यादा चेंज आएगा, फिर अगर d पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा चेंज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये x2 का जो चेंज है बच्चों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था, जबकि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था x2 का चेंज, राइट जैसे जैसे हम एक यूनिट ऑफ x1 बढ़ाते जा रहे थे, यहाँ पर x2 का चेंज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग एमआरएस होती थी, यहाँ पर कैसी है, इंक्रीजिंग एमआरएस है। दोनों का डिफरेंस समझ आया। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स प्रेफर ओवर एवरेज पॉइंट। इस वाले केस के अंदर, कॉन्वेक्स केस के अंदर बच्चों हम एवरेज पॉइंट को प्रेफर करते थे, क्योंकि एवरेज पॉइंट हमें हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करता था। लेकिन जब हमारे पास कॉनकेव आईसी होगा तो हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे। देखो बच्चों कैसे, देखो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये हमारे पास आईसी बन गया, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लें, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट बच्चों। एवरेज पॉइंट कहां पर आएगा, एवरेज पॉइंट आएगा यहां पर, ये इस केस के अंदर एवरेज पॉइंट आएगा यहां पर, ठीक है। यहां इस वाले केस के अंदर एवरेज पॉइंट आएगा यहां पर। सपोज करो कि ये हमारे पास 100 था, ये 1 था, ये हमारे पास 100 था और ये 1 था, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारे पास एवरेज पॉइंट आएगा। अगर इस एवरेज पॉइंट के ऊपर से हम एक आईसी पास कराएं, ये हमारा आईसी कर्व हो गया। अब देखो इस एवरेज पॉइंट को अगर हम प्रेफर करेंगे तो हम लोअर आईसी के ऊपर आ गए, और लोअर आईसी हमें लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, लोअर आईसी के ऊपर नहीं आना चाहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, एवरेज पॉइंट की बजाय एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर किया जाएगा। वहां पर हम कौन से पॉइंट को प्रेफर कर रहे थे, एवरेज पॉइंट को, क्योंकि एवरेज पॉइंट हायर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एवरेज पॉइंट लोअर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम किसे प्रेफर करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे बच्चों, ठीक है। समझ आया। कॉनकेव आईसी किस तरीके से होता है, कौन कौन सी दो कंडीशंस होती है कॉनकेव आईसी की, तो हमारे पास आता है थर्ड केस, दैट इज लीनियर आईसी, ठीक है। देखो बच्चों लीनियर आईसी किस तरीके से बनता है, हमारे पास ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये जो हमारे पास आ गया लीनियर आईसी आ गया। लीनियर आईसी का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। अब देखो सपोज करो कि हम इस पॉइंट के ऊपर थे, यहां पर हम इसकी 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, और इसकी हम 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। अगर हम इसकी 1 यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम इस पे 3 पे पहुंचना चाहते हैं, 3, तो इसकी भी 3 हो गई। अगर हम इसकी यूनिट 4 करना चाहते हैं, 4, तो इसकी 2 हो गई, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एमआरएस है, हमने 1 यूनिट इसकी इंक्रीज करी तो इसकी 1 यूनिट डिक्रीज करनी पड़ी, इसकी एक और यूनिट इंक्रीज करी तो इसकी एक और यूनिट डिक्रीज करनी पड़ी। तो एमआरएस यानी कि चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 ही तो आ रहा है बार बार। तो एमआरएस कैसी है हमारे पास, यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, कैसी है, कांस्टेंट है, राइट बच्चों। कैसी है हमारे पास कांस्टेंट आईसी एमआरएस है। तो इस केस में हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। पहली आती है कांस्टेंट एमआरएस और दूसरी आती है
एवरेज आर इंडिफरेंट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, कि एक यहां पर दो कंडीशंस हैं, पहली है कांस्टेंट एमआरएस जो कि तुम समझ चुके हो, और दूसरी है कि एवरेज पॉइंट्स जो होंगे वो इंडिफरेंट होंगे एक्सट्रीम पॉइंट से। बच्चों ये समझो, देखो कैसे, ये हमारे पास x1, ये x2, ये हमारे पास आईसी कर्व बन गया, राइट। इस पॉइंट के ऊपर थे तो हमारे पास यहाँ 100 था, यहाँ 1 था, यहाँ पर हमारे पास 100 था तो यहाँ 1 था। अगर मैं इसका एवरेज पॉइंट निकालूं तो एवरेज पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, राइट। ये कौन सा पॉइंट आएगा? 50.5 एंड 50.5, यही आएगा बच्चों। अब देखो, जब हमने एवरेज पॉइंट निकाला तो हमारा आईसी तो चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी हम इसी आईसी के ऊपर थे और अभी भी इसी आईसी के ऊपर हैं, और एक सिंगल आईसी के ऊपर हमें हर पॉइंट के ऊपर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, हम चाहे इस पॉइंट को लें, चाहे इसको लें, चाहे इस पॉइंट को लें, यूटिलिटी तो सेम ही मिल रही है। तो हम यहाँ पर एवरेज पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में इंडिफरेंट होंगे बच्चों। कैसे होंगे हम यहाँ पर? इंडिफरेंट होंगे। समझ आया? ये होता है हमारे पास लीनियर आईसी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर लीनियर आईसी के बाद एक स्पेशल केस आता है हमारे पास, दैट इज एल शेप्ड आईसी। कैसा? एल शेप्ड आईसी। देखो, एल शेप्ड आईसी की हम बात करें तो यहाँ पर एल शेप्ड आईसी जो है, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है। ठीक है, एल शेप बनाना है हमें। एल शेप ऐसे भी बन सकता है, राइट बच्चों। एल शेप ऐसे भी बन सकता है, एल शेप ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, किसी भी तरह एल शेप बनानी है बच्चों हमें बस। ठीक है, तो यहाँ जितने भी एल शेप बनेंगे इन सारे के सारे कॉर्नर से एक लाइन पास करेगी, जिसे हम कहते हैं किंग्ड लाइन। क्या कहते हैं? किंग्ड लाइन। तो इन्हें हम किंग्ड आईसी भी बोल सकते हैं बच्चों, राइट। अब ये किस तरीके से होते हैं बच्चों, देखो तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, केस नंबर 4, दैट इज एल शेप्ड आईसी। एल शेप्ड आईसीज। ठीक है बच्चों, अब देखो एल शेप्ड आईसीज, अभी जैसे मैंने बताया तुम्हें, एल शेप्ड आईसीज हमारे किस तरीके से बन सकते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये बनेंगे हमारे पास एल शेप्ड आईसीज। ठीक है, और ये जो लाइन पास करेगी इसे हम किंग्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग्ड लाइन कहते हैं बच्चों। देखो आया किस तरीके से, डिस्कस करते हैं। ये x1 आया, ये x2 आया। ठीक है, अब क्लास नंबर 3 याद करो बच्चों, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ कमोडिटी डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ कमोडिटीज के अंदर हमारे पास एक कमोडिटी होती थी, दैट इज न्यूट्रल कमोडिटी। कैसी होती थी? न्यूट्रल कमोडिटी। अगर हमारे पास जो x1 है वो अगर न्यूट्रल है, x1 कैसी है हमारे पास? न्यूट्रल है, तो आईसी कैसा बनता था? हॉरिजॉन्टल बनता था। ठीक है, कि x2 की हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, लेकिन x1 के ऊपर हम न्यूट्रल रहेंगे, कितनी भी क्वांटिटी हमें मिल जाए, राइट। अगर हमारे पास x2 न्यूट्रल हो जाए तो उस केस में हमारा आईसी वर्टिकल बनता था, राइट बच्चों। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब इसमें से इस वाले पार्ट को अगर मैं काट दूं, मतलब इसको हटा दूं, तो ये कैसा बन गया हमारे पास? एल शेप्ड आईसी बन गया। ये आ गई हमारे पास किंग्ड लाइन। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं एल शेप्ड आईसीज, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एमआरएस की बात। अब देखो, एमआरएस कॉन्केव के केस में हमारे पास कैसी होती थी? इंक्रीजिंग होती थी, कॉन्वेक्स में डिक्रीजिंग होती थी, और लीनियर में कांस्टेंट होती थी। बच्चों यहाँ पर हम एमआरएस कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब हमने टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को डिस्कस किया था तो हमारे पास क्या आया था? सपोज करो कि हमारे पास ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, अब जो x1 है वो तो गुड कमोडिटी है और x2 जो है वो न्यूट्रल कमोडिटी है। तो आईसी किस तरीके से बनेंगे? आईसी बनेंगे वर्टिकल हमारे पास, ऐसे बनेंगे ना, यही तो बनेंगे बच्चों। अब x2 के न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि x2 से हमें कोई यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है हमारी। ठीक है, और x1 से जो यूटिलिटी मिल रही है वो पॉजिटिव है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव है बाय x1। ठीक है, अब देखो, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे हम चेंज इन x1 तो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन x2 कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट आता है दूसरा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 x1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। ठीक है बच्चों, ये लगा सकते हैं हम यहाँ पर। ये कैसी होती है? नेगेटिव होती है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी x1 की बात करें तो ये कैसी है हमारे पास? हम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा हमारे पास, कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो 1 है, राइट।
लेकिन X2 तो हमारे पास न्यूट्रल है। कैसी है हमारे पास? न्यूट्रल गुड है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 को कैसी रहने वाली है? 0 रहने वाली है बच्चों। कैसी रहेगी हमारे पास? 0 रहेगी। तो MRS क्या आ गई बच्चों हमारे पास? MRS इज इक्वल्स टू 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। समझ आया? क्या आएगी हमारे पास? इन्फिनिटी आएगी। अब दूसरे केस की बात करते हैं हम। देखो ये X1 हो गया, ये X2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल आइसिस बने थे, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल आइसिस बना लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आइसिस हो गए। ये X1 है, ये X2 है। अब इस केस में हमारे पास X1 जो है वो न्यूट्रल है और ये गुड कमोडिटी है, ठीक है। X1 न्यूट्रल कमोडिटी है और ये गुड कमोडिटी है। अब अगर इसकी बात करें हमारे पास तो MU(X1) अपॉन में MU(X2), ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 ये न्यूट्रल है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 कैसी है? 0 है और इसका कोई पॉजिटिव नंबर रहा होगा। कैसा? पॉजिटिव, कोई भी नंबर ले लो। इस केस में 0 अपॉन में पॉजिटिव एनी नंबर विच इज इक्वल्स टू 0। समझे बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी? मार्जिनल यूटिलिटी MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी? 0 रहेगी। यहाँ पर इन्फिनिटी रहेगी, राइट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया हमारे पास ये वाला IC कर्व, राइट बच्चों। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से समझना। ये क्या था? ये हमारे पास वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था। ये हमारे पास किंक्ड मिल गया। ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था। ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था। ऐसे ही तो मिला हमें, ठीक है बच्चों। ये इसी तरीके से मिला है ना। तो हमारे पास जो IC है वो फाइनली इस तरीके से बन रहा है, ऑलमोस्ट, ठीक है, बन रहा है इस तरीके से। ये X1 है, ये X2 है, राइट बच्चों। तो ये हमारे L शेप्ड ICs होते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो MRS होती है बच्चों, वो मैथमेटिकली तो हमारे पास क्या करती है? एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम चेंज इन X1 मतलब किसी एक गुड का चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी गुड का चेंज नहीं निकाल सकते हम यहाँ पर, राइट। तो मैथमेटिकली क्या कर गई? एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो इकोनॉमिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2, ठीक है। अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 0 हो जाए तो हमारे पास MRS कैसी आती है? 0 आती है। अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 0 हो जाए तो हमारे पास MRS कैसी आती है? इन्फिनिटी आती है। दोनों केसेस बच्चों समझ आए? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि हमारे पास L शेप्ड के अंदर MRS कैसी होती है, कॉन्केव में MRS कैसी होती है, कॉन्वेक्स में कैसी होती है, लीनियर में कैसी होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स IC जो होता है वो किन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में बनता है। वो कमोडिटीज गुड होती हैं, बैड गुड होती हैं, गुड बैड होती हैं। या जो कॉन्केव होता है वहाँ पर हमारे पास जो गुड्स होती है वो कैसी होती है, वहाँ पर कैसी होती हैं? दोनों बैड कमोडिटीज होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट बच्चों। समझ आया? ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरीके के IC कर्व्स। पहला कैसा था? कॉन्वेक्स था, दूसरा हमारे पास कॉन्केव था, तीसरा लीनियर था और चौथा हमारे पास L शेप्ड था। चारों समझ आए? चारों के केसेस में MRS किस तरीके से होती है समझ आई, ठीक है। कॉन्वेक्स में कैसी होती है? डिक्रीजिंग होती है, कॉन्केव में इंक्रीजिंग होती है, लीनियर में कांस्टेंट होती है और इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इकोनॉमिकली देखें तो 0 या फिर इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। इतना समझ आया? अब चलते हैं बच्चों हम अपने IC कर्व्स यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। किन चीजों के ऊपर? प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ IC कर्व, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज पे हमारे पास हमें जब हम 12th क्लास में थे या फिर हम फर्स्ट ईयर के अंदर थे तब हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती थी बच्चों, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती थी कि हायर IC गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड होती थी हमारे पास 2 ICs cannot be intersect with each other, ठीक है। और थर्ड होती थी हमारे पास the ICs are downward sloping to the rightwards। और सबसे लास्ट होती थी it is strictly convex to the origin, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। अब देखो हम एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास की जो हमने जो ICs बनाए हैं क्या ये चारों प्रॉपर्टीज लाइक कर रही हैं, राइट। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है that higher IC gives the higher level of utility। देखो बच्चों ये जो हमारे पास IC आया, ये X1 हुआ, ये X2 हुआ, ये हमारे पास IC आ गया IC, राइट। अब देखो बच्चों अगर हमारे पास ये पॉइंट है दैट पॉइंट A के ऊपर X1 की हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और X2 की हम
4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बंडल बनेगा x1 एंड x2 का, वो बनेगा 1 and 4 का। राइट बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो, अब जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि हायर आईसी क्या करेगा, हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम हायर आईसी के ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंजप्शन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम इसमें क्या करना है, हमें कम से कम किसी एक गुड के कंजप्शन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कम से कम किसी एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे गुड के कंजप्शन को कम किए बिना। ठीक है, क्या करना है, किसी एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है, दूसरे गुड के कंजप्शन को कम किए बिना। राइट, अब सपोज करो कि हम क्या करना चाहते हैं, x2 की 1 यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन x2 की यूनिट उतनी ही रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम x2 की यूनिट को इंक्रीज करके 2 कर लें और ये हमारे पास सेम रहे, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला बंडल आएगा हमारे पास 2 और 4 का, दैट इज x1 डैश एंड x2। राइट, ये वाला बंडल आएगा। ठीक है, अब इस बंडल के ऊपर ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट तो इस वाले आईसी पे लाई नहीं कर रहा, नहीं करना ना। अब देखो, ये वाला जो बंडल था हमारे पास, इसमें 1 और 4 कंज्यूम कर रहे थे, इसमें 2 और 4 कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर हमें यूटिलिटी ज्यादा चाहिए तो हमें गुड्स की कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, किसी दूसरे गुड की कंजप्शन को कम किए बिना। राइट, लेकिन जो नया बंडल आया है हमारे पास, वो तो इस आईसी के ऊपर आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। अगर हमें इस पॉइंट को अचीव करना है, इस लेवल ऑफ यूटिलिटी को अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और आईसी बनाना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो हमने ये बना दिया दूसरा आईसी, आईसी नंबर 2। राइट बच्चों, अब देखो, अगर ये वाला बंडल हमें, ये वाला बंडल इस बंडल से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि इस बंडल के अंदर जो कंजप्शन है हमारे पास एटलीस्ट किसी एक गुड की ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बंडल। ठीक है, तो ये ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला जो बंडल है वो नेक्स्ट दूसरे वाले आईसी के ऊपर आ रहा है, तो ये वाला जो आईसी होगा इस वाले आईसी से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा हमें। राइट, तो इट मींस दैट द हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। राइट बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो कि जरूरी नहीं है कि हम किसी एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाएं, हम दोनों गुड्स की कंजप्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, देख x1 डैश और x2 डैश। ठीक है, कि हमने इसकी तो बढ़ाकर 2 कर ली और इसकी बढ़ाकर 6 कर ली। ठीक है, ये हमने लिया। अब इसको लेकर चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। इसकी हमारे पास 2 थी, ठीक है, और इसकी हमारे पास 6 हो गई, अराउंड 6। ये हमारे पास आएगा ये वाला पॉइंट, यही आएगा बच्चों, ये पॉइंट आएगा ना हमारे पास, यहां से आईसी पास करेगा, आईसी नंबर 3। ठीक है, दिस वन, दिस पॉइंट। राइट, अब देखो, ये वाला जो बंडल था, ये वाला बंडल x1 x2 वाला, ये हमें सबसे कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें हम 1 और 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे। दूसरा बंडल आया हमारे पास 2 और 4 का, जो हमारा इस वाले आईसी नंबर 2 के ऊपर लाई कर रहा था। अब ये वाला बंडल इस वाले बंडल से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सेकंड आईसी के ऊपर बना है, तो ये वाला आईसी इस वाले आईसी से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल जो आया हमारे पास, इसके अंदर हम दोनों गुड्स की कंजप्शन को बढ़ा चुके हैं। क्या कर चुके हैं, दोनों गुड्स की कंजप्शन को बढ़ा चुके हैं। इसमें हम 1 से 2 कर चुके हैं और 4 से 6 कर चुके हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट आएगा बच्चों, वो ना तो इस पे आएगा ना ही इस पे आएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों बंडल्स से ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो बंडल है हमारा, वो थर्ड वाले आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड वाला आईसी है वो आईसी 1 और 2 से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो ऐसे इसी तरीके से जैसे जैसे हम आईसीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हायर आईसी क्या करता जाएगा, हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ आई बच्चों। अब आती है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि 2 आईसी कर्व्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बनाया, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, अब लेट करो कि हमारे पास 2 आईसी थे, यानी कि इंटरफेरेंस कर्व्स थे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। ठीक है,
लेट कर लो यहाँ पर, ये IC1 था और ये IC2 था, ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पॉइंट A था, इस पॉइंट A के ऊपर ये दोनों IC क्या कर गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अब यहां पर हमने लिया एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट B और ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट C। समझ आ रहा है बच्चों? लेट करके चलो कि दो ICs क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, आपस में कर लिया, A पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अब IC नंबर 1 पे एक पॉइंट लिया हमने, पॉइंट B। अब देखो बच्चों, जब हमने प्रेफरेंसेस पढ़ा था, कंज्यूमर थियरी क्लास नंबर 2, हमने प्रेफरेंसेस पढ़ा था, तो प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास एक अजम्पशन आई थी, दैट इज ट्रांजिटिविटी। कौन सी अजम्पशन थी हमारे पास? ट्रांजिटिविटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिटिविटी जो थी वो हमारे पास कहती थी कि अगर A और B जो है वो इंडिफरेंट हैं और B और जो C है वो इंडिफरेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होने वाला है, A और C क्या होने वाले हैं, इंडिफरेंट होने वाले हैं। ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी कहती थी ना। अब देखो क्या ट्रांजिटिविटी यहाँ अप्लाई हो रही है, देखते हैं। अब पॉइंट A जो है वो IC1 पे और IC2 पे दोनों पर है, दोनों पर है ना। अगर हम IC1 की बात करें, IC1 के ऊपर, IC1 के हर पॉइंट के ऊपर एक कंज्यूमर की यूटिलिटी बराबर रहने वाली है, तो कंज्यूमर क्या रहेगा, पॉइंट A और पॉइंट B पर इंडिफरेंट रहेगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट IC1 है, IC1 के ऊपर पॉइंट A भी एग्जिस्ट कर रहा है और B भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट A पर और पॉइंट B पर एक कंज्यूमर क्या रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को बराबर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंज्यूमर पर, इस वाले पॉइंट पर IC1 पर क्या है, IC1 की बात कर रहे हैं, IC1 पर कंज्यूमर A जो है, मतलब कोई भी कंज्यूमर ले लो, वो पॉइंट और A और पॉइंट B पर इंडिफरेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट C के ऊपर। अब देखो जो पॉइंट C है वो हमारा IC2 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट इसके ऊपर IC2 पर, लेकिन पॉइंट A भी कर रहा है। अब ये जो IC2 है हमारे पास, इस IC2 का हर पॉइंट क्या कर रहा है, हमारे पास सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक कंज्यूमर क्या होगा, IC2 के ऊपर पॉइंट A पर और पॉइंट C पर इंडिफरेंट होगा। क्या होगा, पॉइंट A पर और C पर इंडिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स IC2 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, IC2 के ऊपर लाए तो वो A पर और C पर भी इंडिफरेंट होगा, ठीक है। तो IC2 की जब हम बात करें तो एक कंज्यूमर पॉइंट A और पॉइंट C पर इंडिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिविटी कहती है हमसे, ट्रांजिटिविटी कहती है, ध्यान से देखना बच्चों, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, ट्रांजिटिविटी कहती है कि अगर कोई कंज्यूमर A और B में इंडिफरेंट है, यानी कि B और A में इंडिफरेंट है, B और A में इंडिफरेंट है, अब चाहे हम इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखे, बात तो एक ही है, साथ ही साथ वो A और C में भी इंडिफरेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, B और C में इंडिफरेंट होना चाहिए। यही कहती है ट्रांजिटिविटी। देखो A और B में इंडिफरेंट है, B और C में इंडिफरेंट है, तो A और C में इंडिफरेंट होगा। तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पर क्या कहती है कि अगर एक कंज्यूमर B और A में इंडिफरेंट है और A और C में इंडिफरेंट है, तो वो कंज्यूमर क्या होगा, ऑटोमेटिकली B और C में इंडिफरेंट होगा, B और C में इंडिफरेंट होगा। ये तो आई हमारी ट्रांजिटिविटी। लेकिन अब देखो क्या यहाँ पे ट्रांजिटिविटी काम कर रही है, पॉइंट B और पॉइंट C में क्या एक कंज्यूमर कभी भी इंडिफरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि पॉइंट B जो है वो लोअर IC पे है और पॉइंट C जो है वो हायर IC के ऊपर है। तो हमेशा एक कंज्यूमर क्या करेगा, वो कंज्यूमर पॉइंट C को प्रेफर करेगा, क्योंकि वो हायर IC के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और हायर IC हमें ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू लोअर IC, राइट बच्चों। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, पॉइंट C को प्रेफर करेगा, he will prefer पॉइंट C, ठीक है। तो अब तो वो A और B और C में इंडिफरेंट रहा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गई, ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। अगर यहाँ पर प्रेफरेंस की कोई भी अजम्पशन फेल हो जाए, प्रेफरेंस की कोई भी अजम्पशन फेल हो जाए तो क्या होता है,
वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हाँ यहाँ पर ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट करती तो हम कह सकते थे कि जो आईसीज है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिविटी तो एग्जिस्ट करी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि दो आईसीज क्या कर सकते हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी बच्चों हमारे पास? थर्ड प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास कि आईसी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। ठीक है, आईसी कर्व इज डाउनवर्ड्स स्लोपिंग टू द राइटवर्ड। ठीक है, ये होती थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे है। ये x1 है, ये x2 है, ये 0। ठीक है, ये हमारे पास राइटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, राइट, IC1, राइट बच्चों। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग IC जो हमारे पास डाउनवर्ड कर्व होते हैं वो क्या बताते हैं कि x1 और x2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। यही बताते हैं ना डाउनवर्ड जो कर्व होते हैं हमारे पास कि x1 और x2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। अब सपोज करो कि हम पॉइंट ए पर थे, दैट इज पॉइंट ए, यहाँ पर हम इसकी 1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, इसकी 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, पॉइंट बी पर जब हम आएंगे, पॉइंट बी पर आने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो x1 थी उसकी 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे और इसकी भी 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? जब हमने x1 को बढ़ाया तो x2 हमें डिक्रीज करना पड़ा ना। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट C पर जाएं, वहां पे हम इसकी 3 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो इसकी 1 करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या करा, जब हमने इसको बढ़ाया, x1 को बढ़ाया तो x2 हमने कम करना पड़ा ना बच्चों। तो हम जैसे जैसे x1 की क्वांटिटीज को बढ़ा रहे हैं तो x2 की क्वांटिटीज हमें कम करनी पड़ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में, x1 के बीच में और x2 के बीच में। और जब दो कंपोनेंट्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा तो हमारा कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स होगा, क्योंकि जब हम आगे की तरफ राइटवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी x2 की क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो ये कैसा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि हमारा जो आईसी कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। शॉर्ट में लिख देते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आईसी बना, ये x1 है, ये x2 है, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हमारे पास कोई कर्व कब होता है, जब वहां पर 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी होती हैं, अभी पढ़ी थी बच्चों हमने जब कॉन्वेक्स आईसी पढ़ा था। कौन सी होती है दोनों कंडीशंस? कॉन्वेक्स के केस में पहली होती है डिमिनिशिंग एमआरएस और दूसरी होती है एवरेज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। ठीक है, पहली होती है डिमिनिशिंग एमआरएस, दूसरी होती है एवरेज पॉइंट प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, क्या यहां पर ऐसा हो रहा है बच्चों? देखो पहले हम डिमिनिशिंग एमआरएस की बात करते हैं। जहां पर हमारे पास स्लोप बहुत ज्यादा थी तो एमआरएस भी ज्यादा थी। इस पॉइंट के ऊपर गए, स्लोप डिक्रीज हुई तो एमआरएस भी डिक्रीज हुई। फिर इस पॉइंट के ऊपर गए, पॉइंट ए बी सी पे गए, क्या हुआ, स्लोप डिक्रीज हुई तो एमआरएस भी डिक्रीज हुई। तो एमआरएस क्या कर रही है, यहाँ पे ज्यादा थी, फिर कम हुई, डिमिनिशिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भाई एमआरएस तो डिक्रीजिंग है इसकी। दूसरी चीज देखते हैं हम, एवरेज पॉइंट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब सपोज करो कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स थे एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट पॉइंट ए, दैट पॉइंट बी। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स थे हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी कैसे थे, एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। हमें चाहिए एक एवरेज पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, राइट। अब इस वाले पॉइंट से तो ये आईसी का पास हो नहीं रहा है, तो इस वाले लेवल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए हमें, नया आईसी चाहिए। नया आईसी क्या कर रहा है, हायर लेवल पर जा रहा है। तो ये आईसी नंबर 2 जो बन रहा है हमारे पास, ये दे रहा है हमें पॉइंट सी।
अब जो पॉइंट सी है वो हायर आईसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हायर आईसी हमें ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हम ज्यादा यूटिलिटी लेना चाहेंगे एज कंपेयर टू कम यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन से पॉइंट को प्रेफर करेंगे, पॉइंट सी को, इट मींस एवरेज पॉइंट को हम प्रेफर करेंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पे डिमिनिशिंग एमआरएस भी हो गई और हमारे पास एवरेज पॉइंट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट भी हो गया, ठीक है। समझ आई सारी की सारी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होती थी। अब नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 4 प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्या ये 4 प्रॉपर्टी हमारे सारे के सारे आईसीज कर्व में अप्लाई होती हैं? तो ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई। चारों प्रॉपर्टीज समझ आई किस तरीके से होती हैं। हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। दूसरी है हमारे पास 2 आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। थर्ड आती है हमारे पास आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। और सबसे लास्ट आती है हमारे पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट बच्चों। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टीज की बात हुई और 4 ही प्रॉपर्टीज होती है बच्चों हमारे पास, लेकिन क्या ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे सारे के सारे आईसीज में फॉलो होती हैं? सारे के सारे आईसीज के लिए हैं। देखो हमारे पास आईसीज कितने तरीके के थे, 4 तरीके के थे। पहला आईसी बना था हमारे पास, ये X1 है, ये X2 है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स आईसी बन गया, ठीक है। एक हमारे पास फिर उसके बाद बनाया हमने कॉनकेव आईसी, ये X1 है, ये X2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया लीनियर आईसी, ये X1 है, ये X2 है और ये हमारे पास लीनियर आईसी आ गया, राइट बच्चों। उसके बाद आया हमारे पास एल शेप्ड आईसी, ये X1 है, ये X2 है और ये हमारे पास एल शेप्ड आईसी आ गया, ये किंग लाइन हो गई, राइट बच्चों। ये हमारे पास किंग लाइन आती है बीच में, किंग लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास पहला वाला आईसी था, पहले वाले आईसी के अंदर हमारे पास सारी की सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आई है वो फॉलो हो रही हैं कि हमारे पास हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये वाला आईसी जो होगा आईसी 1 के कंपैरिजन में आईसी 2 ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 2 आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट, अगर हम एक को इंटरसेक्ट करा दें तो ये आईसी कर सकता है इंटरसेक्ट? बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, राइट बच्चों। और नेक्स्ट आता है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स है? बिल्कुल है, राइट। और तीसरी सबसे लास्ट आती है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर तो बच्चों सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल तरीके से फॉलो हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉनकेव आईसी बच्चों, ठीक है। अब इस कॉनकेव आईसी के अंदर देखो बच्चों, हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब हम अगर हायर आईसी बनाएंगे तो ये आईसी हमको क्या हायर लेवल यूटिलिटी देगा? बिल्कुल देगा। तो ठीक है, तो पहली वाली यहाँ पे फॉलो हो गई। अगर हम एक आईसी नीचे बना दें तो ये हमें लोअर यूटिलिटी देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हायर आईसी क्या कर रहा है? हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। 2 आईसीज यहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों आईसीज एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए तो हमारे पास ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या है? अजम्पशन है, ठीक है। और अजम्पशन तो बिल्कुल एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो अजम्पशन यहाँ पे फेल हो जाती है। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि 2 आईसीज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है राइटवर्ड्स? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ना, अगर हमारे पास ये कर्व था, अगर हम x1 की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये वाली क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना। तो उसी तरीके से हम और यहाँ पे बढ़ाना चाहें इसको तो ये कम करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारे पास? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स है। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बच्चों ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होने के लिए 2 चीजें चाहिए होती थी हमारे पास। कौन कौन सी होती थी? एक तो डिमिनिशिंग एमआरएस और दूसरी होती थी एवरेज पॉइंट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट। यही होता था, लेकिन ये तो हमारे पास बच्चों कॉनकेव है। क्या यहाँ पर डिमिनिशिंग एमआरएस है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कैसी है? इंक्रीजिंग एमआरएस है बच्चों। कैसी है? इंक्रीजिंग एमआरएस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्लोप फ्लैट है, फिर और इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर एकदम वर्टिकल हो जाएगा। तो स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो एमआरएस भी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एमआरएस है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम किसे, अगर हमारे पास ये एवरेज पॉइंट ये आता है तो ये लोअर यूटिलिटी देगा। हायर यूटिलिटी तो हमें इस वाले पे मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स आर प्रेफर्ड ओवर एवरेज पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्या कर गई? वायलेट कर गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले के अंदर चारों की चारों प्रॉपर्टीज थी, इस वाले के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या कर गई? वायलेट कर गई, राइट बच्चों।
नेक्स्ट हम देखते हैं एल शेप्ड आईसी के अंदर बच्चों। एल शेप्ड आईसी के अंदर देखो हमें हायर आईसी कर्व विच गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल दे रहा है। ये हमें कम यूटिलिटी दे रहा है, ये हमें ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ये उससे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ये उससे ज्यादा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा हायर आईसी क्या कर रहा है, हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता जा रहा है। ठीक है, टू आईसीज आर कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये भी है। क्या यहाँ पर दो आईसी कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, अगर हम ये आईसीज बनाना चाहें तो ऐसा आईसी बनेगा क्या हमारे पास कभी? फिर किंक्ड लाइन तो आएगी ही नहीं ना बच्चों। ठीक है, किंक्ड आईसी अगर हमारे पास इस तरीके से ये है x1 है, ये x2 है, तो किंक्ड लाइन कहाँ बनाएंगे हम? यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे? किंक्ड लाइन आएगी नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर भी दो आईसीज क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये तो किंक्ड है भाई, ये तो देखो इस तरीके से बनेगा हमारे पास। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही नहीं, या तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा इस तरीके से, या फिर वर्टिकल पे रहेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं बनने वाला। राइट बच्चों, तो यहाँ पर और दूसरा आता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या ये कॉन्वेक्स है? बिल्कुल है। देखो ना, ये हमारे पास कॉन्वेक्स नहीं है। अगर हम ये वाला एवरेज पॉइंट लें इसके और इसके कंपैरिजन में, तो ये वाला ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, इस पे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी हमें। ठीक है, फिर इसका एक एवरेज पॉइंट लेंगे तो इस पे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी हमें। कॉन्वेक्स है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट कर दी बच्चों? ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट कर दी। ठीक है, इट इज नॉट द डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स, इट इज एल शेप्ड ओनली। राइट बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर आईसी। लीनियर के केस में देखो, इट गिव्स अ हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हायर आईसी क्या हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा? बिल्कुल देगा। टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्या दो आईसीज कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये वाली भी एग्जिस्ट करी, ये वाली भी एग्जिस्ट करी। आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड। क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड है? अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाने के लिए इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और लास्ट आता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, डिक्रीजिंग एमआरएस और एवरेज पॉइंट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट। बट यहाँ पर तो हमारे पास कांस्टेंट एमआरएस रहेगी। कैसी रहेगी? कांस्टेंट एमआरएस रहेगी, और हम एवरेज पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में इंडिफरेंट रहेंगे। एवरेजेस इज इंडिफरेंट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। राइट बच्चों, तो वो दोनों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है। राइट बच्चों, तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कि कंक्लूजन हमारे पास निकल कर ये आया कि हमारे पास जब आईसी जो होता है ये वाला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स आईसी कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स। ये वाला जो आईसी होता है, या इस देखो जो यहाँ बना देती हूँ, यहाँ ये x1 ये x2, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला आईसी। इस वाले आईसी के ऊपर हमारी ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, इसीलिए हम इस वाले आईसी को क्या कहते हैं? वेल बिहेव्ड आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल बिहेव्ड आईसी। ठीक है, कौन सा आईसी है ये? वेल बिहेव्ड आईसी। क्या कहते हैं बच्चों? वेल बिहेव्ड आईसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अप्लाई हो जाती हैं। राइट, तो ये चार प्रॉपर्टीज जो होती है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ वेल बिहेव्ड के केस में ही अप्लाई होती हैं। अगर हम किसी और आईसी की बात करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? वॉयलेट कर जाएगी। राइट बच्चों, तो अगर तुमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि कॉनकेव आईसी की प्रॉपर्टीज बताओ, तो कॉनकेव आईसी के अंदर ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होता ये। अगर तुमसे पूछा जाए कि लीनियर आईसी की प्रॉपर्टीज बताओ, तो लीनियर आईसी के अंदर बच्चों कौन सी? ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। पूछा जाए कि किंक्ड आईसी की प्रॉपर्टीज बताओ, तो उसके अंदर ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी तीन तुम लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं किस आईसी के अंदर कौन सी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेल बिहेव्ड के केस में ही अप्लाई होती हैं। समझ आया कि हमारे पास जो आईसीज होते हैं उनकी शेप किस तरीके से होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। और स्लोप की बात तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लोप हमारे पास कैसी होती है? स्लोप डिक्रीजिंग होती है, डिमिनिशिंग स्लोप होती है। यहाँ पर इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर जीरो ही होगी या फिर इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पर कांस्टेंट होगी।
राइट बच्चों, स्लोप की बात समझ आई। और स्लोप का जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2, and this is negative, just negative sign just shows the negative relationship between the good 1 and good 2, right? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।